क्या सोनम वांगचुक का 21 दिन का आमरण अनशन कल खत्म हो जाएगा? क्या दिल्ली पुलिस आज यानी 20 जुलाई को संसद मार्च होने नहीं देगी? क्या अस्पताल के अंदर सचमुच ऐसा कुछ हो रहा है कि परिवार को मिलने तक नहीं दिया जा रहा? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि हाई कोर्ट के बाद अब उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? दोस्तों, पिछले 24 घंटे में इस पूरे आंदोलन ने इतनी तेजी से करवट ली है कि हर कुछ घंटे में एक नई खबर सामने आ रही है। सबसे पहले अस्पताल से सोनम वांगचुक की अपने हाथों से लिखी हुई चिट्ठी सामने आती है। फिर अस्पताल मेडिकल बुलेटिन जारी करता है। इसके बाद उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो मीडिया के सामने आती है और एक नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप लगाती है। फिर वह एक बड़ा ऐलान भी करती है। वह कहती हैं, अगर संसद के मानसून सत्र में देश के नेता यह भरोसा दिला दें कि शिक्षा में जवाबदेही और पेपर लीक का मुद्दा गंभीरता से उठाया जाएगा तो सोनम वांगचुक अपना आमरण अनशन समाप्त कर सकते हैं। यानी 21 दिनों से चली आ रही भूख हड़ताल अब पहली बार किसी संभावित समाधान की ओर बढ़ती दिखाई देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उधर दिल्ली पुलिस ने भी साफ शब्दों में कह दिया है, 20 जुलाई को यानी आज प्रस्तावित संसद मार्च की कोई अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने चेतावनी दी है, अगर बिना अनुमति मार्च निकाला गया या कानून का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। यानी एक तरफ अस्पताल के बिस्तर से आंदोलन जारी रखने की अपील और दूसरी तरफ पत्नी का समाधान वाला प्रस्ताव और तीसरी तरफ दिल्ली पुलिस की सख्त चेतावनी। दोस्तों, अब यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति के आमरण अनशन का नहीं रह गया है। अब इसमें अस्पताल है, दिल्ली पुलिस है, अदालत है, संसद है और सबसे बड़ी बात, देश के लाखों छात्रों का भविष्य भी जुड़ गया है। लेकिन इन सारी खबरों के बीच एक सवाल अब भी सबसे बड़ा है, आखिर सोनम वांगचुक अस्पताल से ऐसी चिट्ठी लिखने पर मजबूर क्यों हुए? क्या सचमुच में जैसा वह लिख रहे हैं उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध रोका जा रहा है, या जैसा प्रशासन कह रहा है यह सिर्फ उनकी जान बचाने के लिए उठाया गया कदम है? आज की इस वीडियो में हम किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लेंगे, हम सिर्फ तथ्यों को जोड़ेंगे, घटनाओं की पूरी टाइमलाइन समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच किस दिशा में इशारा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी की शुरुआत संसद मार्च से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं, बल्कि उस एक हाथ से लिखी हुई चिट्ठी से होती है जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। आइए सबसे पहले उसी चिट्ठी को समझते हैं। दोस्तों, जब किसी आंदोलन का नेता अस्पताल के बिस्तर पर हो तो लोग सबसे पहले क्या जानना चाहते हैं? उसकी तबीयत कैसी है। लेकिन सोनम वांगचुक के मामले में सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट नहीं, बल्कि उनके हाथों से लिखी हुई एक चिट्ठी सामने आई। यही वजह है कि यह चिट्ठी आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। दोस्तों, यह कोई लंबा भाषण नहीं था, ना ही किसी राजनीतिक दल पर हमला था। यह एक ऐसा व्यक्ति का संदेश था जो पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर था और अब अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। इस चिट्ठी में सोनम वांगचुक ने अपने समर्थकों का धन्यवाद किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसी बात लिखी जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। उन्होंने लिखा कि वह यह संदेश अपनी अवैध हिरासत से लिख रहे हैं। दोस्तों, यहीं से बहस शुरू हो जाती है। अगर प्रशासन कह रहा है कि उन्हें सिर्फ इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, तो फिर सोनम वांगचुक खुद को अवैध हिरासत में क्यों बता रहे हैं? मतलब यह हॉस्पिटल का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि उन्हें लग रहा है कि हम जेल में हैं, अस्पताल में नहीं हैं। क्या यह सिर्फ उनकी भावना है या वह वास्तव में मानते हैं कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध रोका गया है? इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है और शायद इसीलिए यह मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों, चिट्ठी में सिर्फ शिकायत नहीं थी, एक अपील भी थी। सोनम वांगचुक ने अपने समर्थकों से कहा कि आंदोलन किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चलता। अगर एक व्यक्ति अस्पताल में है तो इसका मतलब यह नहीं कि मुद्दा खत्म हो गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि शिक्षा में जवाबदेही की लड़ाई जारी रखी जाए और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाई जाए।
यानी अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए भी उनका संदेश साफ था, संघर्ष रुके नहीं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यह चिट्ठी वायरल हुई, अस्पताल प्रशासन ने भी अपना पक्ष सामने रखा। मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। उसमें बताया गया कि सोनम वांगचुक डॉक्टरों की निगरानी में है। विशेषज्ञ डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी मेडिकल स्थिति की नियमित समीक्षा की जा रही है। यानी अस्पताल का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ मरीज का जीवन सुरक्षित रखना है। अब जरा सोचिए, एक तरफ अस्पताल कह रहा है इलाज चल रहा है और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं, मैं अवैध हिरासत में हूं। दोनों बातें एक साथ सामने आने के बाद स्वाभाविक है कि देश भर में सवाल उठने लगे, आखिर सच क्या है? क्या यह सिर्फ इलाज का मामला है या इस कहानी में अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है? लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यही कहानी खत्म हो जाती है तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि चिट्ठी और मेडिकल बुलेटिन के कुछ घंटों बाद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो सामने आई और उन्होंने ऐसे आरोप लगाए जिन्होंने इस पूरे मामले को सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा दिया। आखिर उन्होंने क्या कहा? क्यों कहा कि मिलने नहीं दिया जा रहा, और क्यों कहा कि अगर संसद में शिक्षा का मुद्दा उठाने का भरोसा मिले तो सोनम अपना अनशन समाप्त कर देंगे? आइए अब बढ़ते हैं इस कहानी के सबसे संवेदनशील अध्याय की ओर। दोस्तों, अस्पताल के बिस्तर से लिखी गई सोनम वांगचुक की चिट्ठी सामने आ चुकी थी। अस्पताल अपना मेडिकल बुलेटिन भी जारी कर चुका था। लेकिन इसी बीच इस पूरे मामले ने एक नया ऐसा मोड़ लिया जिसने इसे सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा दिया। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो मीडिया के सामने आए और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पति से मिलने नहीं दिया जा रहा, अस्पताल में परिवार की आवाजाही पर पाबंदियां हैं, यहां तक कि मोबाइल फोन भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उनका कहना है कि परिवार को सोनम वांगचुक की वास्तविक स्थिति की पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही, जिससे उसकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, जरा सोचिए, 21 दिनों तक आमरण अनशन करने वाला व्यक्ति अचानक अस्पताल पहुंच जाता है तो सबसे पहले किसे चिंता होगी? उसके परिवार को। और शायद इसी चिंता ने गीतांजलि आंगमो को अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया। वह सोनम वांगचुक का इलाज सफदरगंज अस्पताल से मेदांता अस्पताल में करवाना चाहती है, यानी वो शिफ्ट करवाना चाहती है कि इनका इलाज जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, पर इसकी भी इजाजत उन्हें नहीं मिल पा रही है। हालांकि यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि ये आरोप परिवार की ओर से लगाए गए हैं। प्रशासन और अस्पताल की ओर से अलग पक्ष भी सामने आया है। इलाज मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार किया जा रहा है। इसके बाद सबसे पहले मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। परिवार ने अदालत से गुहार लगाई कि उन्हें सोनम वांगचुक से मिलने दिया जाए और इलाज से जुड़ी जानकारी परिवार को भी उपलब्ध कराई जाए। लेकिन वहां से तत्काल राहत नहीं मिलने के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। यानी अब यह विवाद सिर्फ अस्पताल या पुलिस तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने भी है। अब पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम पर टिकी हुई है। लेकिन दोस्तों, इसी प्रेस बातचीत के दौरान गीतांजलि आंगमो ने एक ऐसा बयान भी दिया जिससे पहली बार इस पूरे आंदोलन के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीदें दिखाई दी। उन्होंने कहा, अगर संसद के मानसून सत्र में कोई जिम्मेदार नेता या भरोसा दिलाता है कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही, पेपर लीक और छात्रों के भविष्य का मुद्दा गंभीरता से उठाया जाएगा, तो सोनम वांगचुक अपना 21 दिन से चल रहा आमरण अनशन समाप्त करने के लिए तैयार है। दोस्तों, यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि इस आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ विरोध करना नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करना भी था। अगर संसद के भीतर इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा होती है तो बातचीत का रास्ता भी खुल सकता है। लेकिन जहां एक तरफ समाधान की उम्मीद दिखाई दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च को लेकर अपना रुख साफ कर दिया। पुलिस ने कहा, 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद चलो मार्च की अनुमति नहीं दी गई है। अगर कोई बिना अनुमति कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। यानी एक तरफ परिवार बातचीत की उम्मीद जता रहा है और दूसरी तरफ आंदोलनकारी संसद की ओर बढ़ने की तैयारी में है, और तीसरी तरफ
प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहा है। यही वजह है कि आने वाले कुछ घंटे इस पूरे आंदोलन की दिशा तय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है। आखिर सोनम वांगचुक ने 21 दिनों तक आमरण अनशन करने का फैसला क्यों लिया? क्या यह सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे की मांग थी, या इसके पीछे देश के लाखों छात्रों के भविष्य की चिंता छिपी थी? आइए अब चलते हैं कहानी की शुरुआत की ओर, जहां से इस पूरे आंदोलन की नींव पड़ी थी। दोस्तों, हर आंदोलन की एक वजह होती है, और अगर वजह समझ में ना आए तो आंदोलन भी अधूरा समझा जाता है। अब तक हमने बात की अस्पताल की, चिट्ठी की, मेडिकल बुलेटिन की, पत्नी के आरोपों की और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे इस मामले की। लेकिन अब सवाल यह है, आखिर सोनम वांगचुक 21 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठे ही क्यों थे? क्या यह किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में आंदोलन था? क्या यह किसी चुनावी मुद्दे पर धरना था? नहीं दोस्तों, देश भर में नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और कथित अनियमितताओं को लेकर लाखों छात्रों में गुस्सा था। सालों की मेहनत, दिन रात की पढ़ाई, माता पिता की उम्मीदें और फिर पेपर लीक की खबरें। ऐसे में देश भर में यह सवाल उठने लगा, अगर मेहनत करने वाला छात्र भी सुरक्षित नहीं है तो फिर न्याय कहां है? इसी माहौल में सोनम वांगचुक जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, यह देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया और साफ कहा, जब तक शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय नहीं होगी और इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की जाएगी, उनका संघर्ष जारी रहेगा। उनकी प्रमुख मांगों में शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी शामिल थी। दोस्तों, शुरुआत में कई लोगों को लगा शायद यह आंदोलन 2-4 दिन चलेगा फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए, पहला दिन, 5वां दिन, 10वां दिन, 15वां दिन और देखते ही देखते 21वां दिन आ गया। इतने लंबे आमरण अनशन का असर उनके शरीर पर साफ दिखाई देने लगा। डॉक्टर लगातार चेतावनी दे रहे थे कि शरीर कमजोर हो रहा है, पानी और पोषण की कमी पाई जा रही है, गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकता है। लेकिन सोनम वांगचुक अपने फैसले पर अडिग रहे। उनका कहना था, जब तक छात्रों के भविष्य पर गंभीर पहल नहीं होती, मेरा संघर्ष जारी रहेगा। यहीं से यह आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा। देश भर में छात्र, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी इस मुद्दे पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। और कुछ लोगों ने कहा यह छात्रों की आवाज है, तो कुछ लोगों ने सरकार के पक्ष में तर्क दिए कि जांच चल रही है और कार्रवाई भी हो रही है। यानी देश दो अलग अलग राय में बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। लेकिन दोस्तों, 21वें दिन एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी। देर रात दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पहुंची। कुछ ही देर बाद सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया। देर रात नहीं, सुबह में पहुंची। और कुछ ही देर बाद सोनम वांगचुक को कपड़ों में लपेटकर, कपड़ों में घेर कर, उठाकर एम्बुलेंस में भरकर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने कहा यह कदम उनकी जान बचाने के लिए उठाया गया, लेकिन समर्थकों ने इसे अलग नजरिए से देखा। और यहीं से आज जिस विवाद की चर्चा पूरे देश में हो रही है, उसकी शुरुआत हुई। लेकिन उस सुबह हुआ क्या था? क्या सचमुच पुलिस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, या जैसे समर्थकों का आरोप है, सोनम वांगचुक को उनकी इच्छा के विरुद्ध हटाया गया? आइए अब बात करते हैं उस सुबह की जिसने इस आंदोलन को अस्पताल, अदालत और संसद तक पहुंचा दिया। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य का नहीं है, सवाल है आगे क्या होगा। क्योंकि एक तरफ अस्पताल के बिस्तर से लिखी गई चिट्ठी है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है। और अब पूरे देश की नजर 20 जुलाई यानी आज के प्रस्तावित संसद मार्च पर है। लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस ने एक सार्वजनिक एडवाइजरी जारी कर दी है। पुलिस ने साफ शब्दों में कहा है कि 20 जुलाई की जो संसद मार्च जो प्रस्तावित है, उसकी अनुमति नहीं दी गई है। यानी अगर कोई भी बिना अनुमति संसद की ओर मार्च करता है या कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है, तो पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी। दोस्तों, यही वह अपडेट है जिसने पूरे घटनाक्रम को और संवेदनशील बना दिया है।
दोस्तों अब यहाँ 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता, अगर बातचीत आगे बढ़ती है और संसद के भीतर इस मुद्दे पर ठोस आश्वासन मिलता है तो संभव है यह अनशन समाप्त हो जाए और आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश करे। दूसरा रास्ता, अगर बातचीत नहीं होती है और संसद मार्च की कोशिश की जाती है तो प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ सकता है। और तीसरा रास्ता, अब सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। यानी अब इस पूरे घटनाक्रम का अगला अध्याय अस्पताल में नहीं, अदालत, संसद और दिल्ली के सड़कों पर लिखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक बात शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे कोई सोनम वांगचुक से सहमत हो या असहमत, लेकिन देश के लाखों छात्रों के मन में जो सवाल उठे हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर किसी परीक्षा पर लोगों का भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती, पूरा भविष्य प्रभावित होता है। और शायद इसी वजह से यह आंदोलन एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं बल्कि जवाबदेही की मांग के रूप में देखा जा रहा है। अब सबकी निगाहें 3 जगहों पर है। पहली, सुप्रीम कोर्ट, जहां कानूनी लड़ाई आगे बढ़ेगी। दूसरी, संसद, जहां यह देखना होगा कि शिक्षा और पेपर लीक का मुद्दा कितनी गंभीरता से उठता है। और तीसरी, दिल्ली, जहां यह तय होगा कि संसद मार्च होता है या नहीं। अगले 24 घंटे सिर्फ सोनम वांगचुक के आंदोलन के लिए नहीं बल्कि इस पूरे विवाद की दिशा तय करने वाले हो सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में सार्वजनिक रूप से सामने आई जानकारी, परिवार के आरोप, अस्पताल के पक्ष, दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी और अदालत तक पहुंचे घटनाक्रम को आपके सामने रखा। अंतिम निष्कर्ष अदालत की प्रक्रिया और आधिकारिक तथ्यों से ही निकलेगा। लेकिन एक बात तय है, यह मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था, लोकतांत्रिक विरोध और सरकारी जवाबदेही पर एक बड़ी राष्ट्रीय बहस बन चुका है। अब आपकी राय जानना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि सरकार को संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए? क्या परिवार की ओर से उठाए गए सवालों का स्पष्ट जवाब आना चाहिए? और क्या विरोध और कानून व्यवस्था दोनों के बीच बेहतर संतुलन बनाया जा सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारा यह तथ्य आधारित विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देश की बात भारती के साथ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं भारती, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।